स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइंड द मैथ में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1F, जिसके प्रथम प्रश्न में हमसे पूछा गया है 6a + 5 से पहले वाला पूर्णांक कौन सा है। तो इससे पहले का पूर्णांक पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे और इससे पहला पूर्णांक हमें मिल जाएगा। 6a + 5, इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6a, 5 में से बन जाएगा तो बचेगा आपका 4। तो आपका इससे पहले वाला पूर्णांक होगा 6a + के 4। तो इसमें से आप देख सकते हैं सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है परिमेय संख्याएं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। आपको बताना है अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं अपरिमेय संख्याएं, पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा दूसरी इसकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। तो उसकी जो उलट होंगी वो संख्या होंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं। और आपकी जो रूट वाली संख्या होती है उसके बारे में और आप जान लो, उनको हम कैसे पता करते हैं। जो रूट वाली संख्याएं होंगी, अगर उनमें से रूट अगर सीधी संख्या उसमें से बाहर आ रही है तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। अगर रूट से अगर सीधी संख्या आपकी बाहर नहीं आ पा रही है तो वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 22/, इसका ऑप्शन को देखते हैं 22/7। ये आपकी एक परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय नहीं है। पाई आपकी एक परिमेय संख्या है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है जो पाई होता है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। जो पाई का फिक्स निश्चित मान अभी तक किसी को नहीं पता है। जो पाई का ये जो मान होता है 22/7, इसका ये निश्चित मान नहीं होता, ये अनुमानित मान होता है। 0.69 ये भी आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 9 के बाद जो 0 है वो 0 रिपीटेड है, ठीक है। इनकी 0 आपका बार बार आ रहा है जिससे हम लिखते नहीं हैं। ये भी आपकी परिमेय संख्या है और ये भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। ऊपर 5 आप जैसा 5 को जैसा वैसा ही रहने देंगे। 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4, यानी कि √16 से जो संख्या है वो सीधी संख्या यहाँ पर 4 बार आ जाएगी। अतः ये संख्या जो होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या होगी वो होगी पाई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 4√3 है, यानी कि आपसे यहाँ से पूछा गया है जो संख्या 4√3 है वो आपकी कैसी है, यानी कि आपकी ये संख्या परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम जानते हैं 4 तो 4 है ही, ठीक है, ये तो एक सिंपल संख्या हो गई। लेकिन जो √3 है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय हो गई और ये अपरिमेय। तो परिमेय से जब अपरिमेय में गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो ये जो पूरी जो संख्या होगी, जो पूरा ये जो मान आएगा उस हमको मिलेगा वहाँ पे एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। यानी कैसे जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर एक अपरिमेय संख्या बनाती हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया परिमेय संख्या, यानी कि इसमें से आपको परिमेय संख्या बतानी, परिमेय संख्या कौन सी है। तो √5, यानी कि 5 यहाँ से बाहर नहीं आएगा तो ये अपरिमेय। √1, तो 1 का जो वर्गमूल होता है, रूट यानी कि वर्गमूल, जो 1 का वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है। अतः ये जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सेकंड आपका सही है। ये दोनों संख्याएं आपकी अपरिमेय होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आपको छांटना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहले में आपको दे रखा है 2.732416। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट करके है, ये डॉट डॉट करके है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको परिमेय संख्या बतानी है, तो इसमें जो है वो डॉट डॉट है, यानी कि आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 7 3 2 4 1 6। तो कोई भी संख्या यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, ठीक है, कोई भी संख्या दोहराई नहीं जा रही है। तो यहाँ पे संख्या बदल रही है बार बार। अतः ये संख्या होगी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। √7 ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। पॉइंट के बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो ये संख्या आपकी बार बार रिपीट हो रही है, 73 73 73। और वैसे भी यहाँ पे भाग जो है वो समाप्त हो गया है। अतः ये जो संख्या होगी वो आपकी परिमेय संख्या होगी। ये भी आपके परिमेय होगी। तो परिमेय संख्या आपकी यहाँ पे होगी 2.737373। ये वाली संख्या आपकी परिमेय संख्या होगी। अतः ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो सम संख्या है वो सम संख्या किसके रूप की होगी। तो आपको जानते हैं सम संख्या उन संख्या को बोलते हैं जिनमें 2 से भाग पूरा चला जाए, उनको बोलेंगे सम संख्या। जिनमें 2 से पूरा भाग ना जाए उन संख्या को बोलते हैं अपरिमेय विषम संख्या। तो जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए। यहाँ पे फिक्स संख्या नहीं दे रखी है, m के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, जिस संख्या के गुणा में 2 होगा, ठीक है, जिस संख्या के गुणा में 2 होगा
उस संख्या को बोलेंगे हम सम संख्या। तो यहाँ पे संख्या के गुणा में 2, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, तो ये आपकी एक सम संख्या है। आप कहेंगे यहाँ पे भी तो m के गुणा में 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अतः ये आपकी विषम संख्या होगी। क्योंकि आप जब सम संख्या में जब 1 जोड़ेंगे, जैसे 4 होगी, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगी। कोई भी आप सम संख्या उठा लो, उसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपको एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो उसी प्रकार से 2m आपकी एक सम संख्या है, सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये पूरी जो संख्या मिलेगी वो आपको विषम संख्या मिलेगी। अतः ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2m आपकी एक सम संख्या होगी। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से जो विषम संख्या है वो किसके रूप की होगी। ठीक है, विषम संख्या कौन सी होगी इनमें। तो हम पहले सम संख्या देखेंगे। सम संख्या में 1 जोड़ेगा तो विषम संख्या आता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पर ये 2q एक सम संख्या है, इनका हम निश्चित रूप से कुछ बता नहीं सकते। यहाँ पे एक सम संख्या है 2q, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये निश्चित होता है, अगर सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमको विषम संख्या ही मिलेगी। तो 2q एक सम संख्या होगी, जिसमें 1 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होगी वो आपकी विषम संख्या होगी। अतः जो 4th ऑप्शन है वो आपका सही है, 2q + k1 आपकी विषम संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा गया है संख्या n² - 1 8 से विभाजित होती है यदि n है एक पूर्णांक, प्राकृत संख्या, विषम संख्या या सम संख्या। तो यहाँ पे n के स्थान पे आपको वो मान देखना है कि n के स्थान पे क्या रखूँ कि वो 8 से विभाजित हो जाए। तो n के स्थान पर अगर कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि n विषम संख्या होती है 1 से शुरू, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें से आप कुछ भी यहाँ पे n के स्थान पर रखोगे तो 8 से जरूर विभाजित होगी। जैसे कि n के स्थान पर रखते हैं 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 0। 0 में आप 8 से भाग देंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे 0 में तो आएगा 0, यानी कि 8 से पूरा भाग चला जाएगा 0 में। 3 रखेंगे तो यहाँ पर जब 3 रखोगे तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस का 1, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8। तो 8 में जब 8 से भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, भाग एक बार चला जाएगा। जब 5 रखोगे तो हो जाएगा 5 25, 25 में से 1 जाएगा, बचेगा 24। तो 8 में 24 से भाग चला जाएगा 3 बार। वहीं आप जैसे कोई पूर्णांक रखेंगे तो पूर्णांक आपके होते हैं सभी माइनस संख्याएं, सभी प्लस की संख्या, और उसमें 0 भी सम्मिलित होता है। तो आप जैसे वहाँ पर 2 रखोगे तो 2 रखने पर ये 8 से विभाजित नहीं होगा। प्राकृत संख्या जैसे 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह डॉट डॉट डॉट। तो आप यहाँ पर 2 रखेंगे या 4 रखेंगे तो ये यहाँ पे जो नंबर मिलेगा वो 8 से विभाजित नहीं होगा। ऐसी सम संख्या 2 शुरू होते हैं, 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ये 3rd वाला सही है, विषम संख्या। यानी कि विषम संख्या आप कुछ भी रखोगे इनके स्थान पे तो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी वो 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं और इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 65 है माइनस के 17 और आपसे m का मान पूछा गया है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके रूप का होगा, जिसका HCF होगा इन दोनों संख्या को वो इसके रूप का होगा, यानी कि यही HCF होगा इनका। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे और उसे इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, और वहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दोनों का जो HCF होगा, HCF यानी कि मासा, और इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का मासा निकाल लेते हैं, भागविधि से निकाल लेते हैं। जो छोटी संख्या उसको यहाँ रखेंगे, बड़ी संख्या को यहाँ पर रखेंगे। 65 से इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग जा रहा है अभी 1 बार, 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 130 हो जाएगा, तो 1 बार भाग जा रहा है। 7 में से 5 जाएगा 2, ये 11 है तो 11 में से 6 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 5। अब इसमें भाग नहीं जाएगा तो नया भाग बना देंगे यहाँ से, 65 को यहाँ से यहाँ लिख लेंगे। 52 से 65 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1। फिर से एक नया भाग बना लेंगे क्योंकि यहाँ पे शेष है। 52 को लिख लेंगे, 13 चौका 52, इसमें पूरा भाग चला गया 13 बार। तो 13 जो इन दोनों संख्याओं का होगा वो HCF होगा। और इसमें सवाल में दिया हुआ है कि इन दोनों संख्या को जो HCF है वो इसके रूप का है, यानी कि 13 इसके बराबर है। तो 13 को इसके बराबर लिख देंगे, क्योंकि 65 माइनस के 117 बराबर है 13 के। 65 जैसा है वैसा ही, माइनस 117 को इधर से इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 13 और 117 हो जाएंगे 130। 65 यहाँ से भाग में चला जाएगा, गुणा में से भाग में चला जाएगा इसके। 65 से इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 2 बार, तो m का मान आएगा 2।
अतः ये जो m का मान है वो 2 है, इसलिए इसका जो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 आंसर लिखा हुआ है। अब देखें क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको 2 संख्याएं दी हुई हैं 70 और 125, और इन दोनों के जो शेष फल हैं वो है आपको 5, वो है आपके 5 और 8। यानी कि आपसे इसमें पूछा गया है कि वह आप बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इनमें भाग देने पर, ठीक है, जिससे इन दोनों में भाग देने पर क्रम से जो शेष फल आए वो 5 और 8 है। तो हमको वो संख्या ढूंढनी है जिससे हमको इन दोनों में भाग देना है और शेष फल आपका 5 और 8 आना चाहिए। यानी कि 70 में भाग दूंगा तो शेष फल 5 आना चाहिए, और 125 में भाग दूंगा तो शेष फल आपका 8 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे हम HCF। यह बात आपको बिल्कुल याद रखनी है हमेशा, जब आपको भाजक निकालना हो, भाजक यानी कि जिससे हमें भाग देना वो संख्या निकालनी तो आप HCF निकालें। अगर आपको भाज्य निकालना है यानी कि जिसमें हमें भाग देना है, अगर वो संख्या निकालनी है तो आप हमेशा LCM निकालें। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये पहचानने की आपको मदद करेगी कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालेंगे भागविधि से, जो छोटी संख्या है वो यहाँ पे रखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको रख देंगे यहाँ पे। 70 से भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा 1 बार, इसमें से इसको घटा लेंगे, 5 में 0 जाएगा 5, 12 में 7 जाएगा, बचेगा 5। एक नया भाग बना लेंगे यहाँ पर। फिर 55 से भाग देंगे 70 में, 1 बार जाएगा, 0 में से 5 नहीं जा रहा है, यहाँ से आंसू ले लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। फिर से एक नया भाग बना लेंगे, 15 से भाग देंगे तो भाग जाएगा 15 × 45, 3 बार, 15 × 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार भाग देंगे 45। 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 4 जाएगा 1। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने इसमें, शेष फल को भूल गए। हमको जो शेष फल लेके आना है वो हमको 5 और 8 लेके आना है, इसलिए हम 5 और 8 को इन दोनों में से माइनस कर देंगे, तब इन दोनों का हम HCF निकालेंगे। 70 में से माइनस कर देंगे 5 को और 125 में से माइनस कर देंगे 8 को। 70 में से माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 125 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 117। इससे पहले मैंने सेम यही क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 9 में यही संख्याएं थी दोनों, तो वहाँ पर जो HCF आया था वो आया था 13। तो 13 ही इसका आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है इसका, फर्स्ट वाला। 13 से जब आप भाग दोगे 70 में तो 13 × 5 = 65, 5 शेष फल बचेगा। 13 से जब आप भाग दोगे 125 में तो 13 × 117 आपको 8 शेष फल मिल जाएगा। ठीक है, अतः जो आंसर होगा इसका फर्स्ट होगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपको a बराबर एक संख्या दे रखी है, यानी कि व्यंजक दे रखा है आपको x³ b बराबर ये दूसरा व्यंजक दे रखा है xy³। आपसे a और b दोनों का HCF पूछा गया है। ठीक है, a और b का HCF बताना है। a और b के मान आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको छांट के बताना है कौन सा वाला सही है। HCF जैसा कि आप जानते हैं, HCF में HCF a, b, a ये है और b है। ऐसे हमको क्या करना होता है, अगर ये घातों के रूप में लिखे हुए हैं तो हमको जो सबसे बड़ी जो सबसे छोटी घात है वो लिखनी है। बड़ी लिखेंगे LCM में, छोटी लिखेंगे HCF में। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो हमें यहाँ पे जो घात लेनी है वो छोटी वाली लेनी है। ठीक है, तो छोटी घात यहाँ पे x, यानी कि हम x ले लेंगे। इसे यहाँ y में से कौन सा y लेना है, यहाँ पे y की घात 2, यहाँ पे y की घात 3 है, तो यहाँ पे हम छोटी घात वाला लेंगे, यानी कि y² लेंगे। तो और कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, तो यही जो होगा वो आपका HCF होगा, यानी कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा xy²। तो इसमें से देख लेंगे इसका स्क्वायर कौन है, ये सेकंड वाला है, तो ये सेकंड वाला ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम उसी क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसमें आपसे HCF पूछा गया था, इसमें पूछा गया आपसे LCM। P बराबर आपको ये व्यंजक दिया हुआ है AB², Q बराबर आपको दिया हुआ है AQB। यहाँ पे LCM पूछा गया है P और Q का, यानी कि इन दोनों संख्याओं का आपसे LCM पूछा गया है और इनके आपको मान यहाँ पे दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आपको छांट के बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, इनमें से एक सही है। तो LCM निकाल लेते हैं। LCF लिखा हुआ है, सॉरी LCM।
LCM P, Q। LCM में क्या करना होगा, जस्ट उसका उल्टा है। HCF में हमें छोटी घात लिखनी है और LCM में लिखनी है बड़ी घात। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे है, इनमें से जो बड़ी घात है वो यहाँ पे है, तो हम AQ लिख लेंगे। ऐसे B यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसमें से बड़ी घात लिखनी तो हम लिख लेंगे B²। तो यही आपका होगा LCM। इसके जो ऑप्शन है वो है सही यहाँ पे, ये थर्ड वाला AQ B²। अब पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा गया है 1 से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित है इन चारों में से, वो आपको बतानी है। 1 से 10 तक का मतलब हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि सभी संख्याओं से। ऐसा नहीं कि 1 से 2 से किसी संख्या से, सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है इन चारों में? तो ऐसी संख्या आपकी है संख्या नंबर 4, ये फोर्थ वाली 2520। 2520 में आप किसी का भी भाग दे के देख सकते हैं, सबका भाग जाएगा, प्रत्येक का भाग जाएगा, लेकिन इनमें से किसी में नहीं जाएगा। 504 में देख सकते हैं, इनमें सभी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, लेकिन 2520 में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका यही आंसर सही है। आप अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए भाग दे के देख सकते हैं कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इस वाली जो फ्रैक्शन, इस वाली जो भिन्न है ये वाली, इसका जो दशमलव प्रसार है दशमलव के कितने अंक तक समाप्त हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, और वो आपको पॉइंट के बाद जो अंक होंगे वो आपको गिन के बता देने कितने के बाद ये समाप्त हो रहा है। तो चलिए इसका इसमें हम भाग दे के देखते हैं। 1250 से भाग देना है 14,587 में, 14,587। तो 1250 से इसमें हम इसमें भाग देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 15 में मैंने इसका इसमें भाग दिया है। तो आपका भाग गया है दशमलव के 4 स्थान तक, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है कि 1250 से जब इसमें भाग देंगे तो दशमलव के कितने अंक बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये जो भाग है वो दशमलव के 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 अंक बाद समाप्त हो जाएगा, ये इसका आंसर है।